नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम वकील आपका में। और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमेशा वकील आपका में हम कानून से जुड़े जो अहम मसले हैं उन पर चर्चा करते हैं, साथ ही साथ आपके क्या हक है, कानूनी दावपेच क्या है, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और अलग अलग सवाल हम वकील साहब से पूछते हैं और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं कानून से जुड़ा। यदि आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, चाहे वो ज्ञानव्यापी सर्वे हो, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ज्ञानव्यापी प्रकरण में जांच का कानूनी पक्ष क्या है? देखिए, ज्ञानव्यापी प्रकरण जो है इस समय वर्तमान में, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस प्रकरण पर सुनवाई हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब विचारण हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दिया कि जो एएसआई सर्वे है, यानी जो वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे होना है प्रश्नगत संपत्ति का, क्वेश्चन प्रॉपर्टी का, वो सर्वे होना चाहिए। और सभी हमारे दर्शकों ने देखा कि जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से जो विशेषज्ञों की टीम है उस टीम ने मौके पर जांच करना प्रारंभ कर दिया। और जांच करने के साथ ही वहाँ पर जो तहखाने की भौतिक स्थिति थी या भूमि तल की जो भौतिक स्थिति थी या उसमें निर्माण की जो भौतिक स्थिति थी उसकी जांच प्रारंभ कर दी। तो यहाँ पर जो विधिक प्रश्न है वो विधिक प्रश्न ये है कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो आदेश कानूनी परिधि के अंतर्गत ही है, क्योंकि सीपीसी में जब भी किसी स्थान के मालिकाना हक का विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष जाता है तो माननीय न्यायालय उस पर अपनी संतुष्टि के लिए जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों के संबंध में रिपोर्ट मंगा सकते हैं। उसमें कोर्ट नॉर्मली जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी के, उसके अंतर्गत एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। कोई एग्रीकल्चर लैंड है या कोई ऐसी रेवेन्यू लैंड है जिस पर कि स्पेसिफिक कोई जांच करानी है तो ऑनरेबल कोर्ट इसमें सर्वे कमीशन भी कराते हैं। वो तहसील में लेखपाल, अमीन, कानून को जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उन रेवेन्यू ऑफिसर्स की देखरेख में सर्वे कराते हैं। इसी प्रकार माननीय न्यायालय को ये लगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को ये लगा कि इसमें जो जांच हो वो जांच इन बिंदुओं पर होनी चाहिए। वो बिंदु क्या हैं, उन बिंदुओं पर क्या निर्माण यहाँ पर जो है वो निर्माण की जो उम्र है वो उम्र लगभग क्या होगी, साथ ही साथ वहाँ पर जो निर्माण है उस निर्माण के आसपास अवस्थिति क्या है, वहाँ पर उपस्थित क्या क्या है, उनका जो भौतिक सत्यापन है वो भौतिक सत्यापन की आख्या। तो ये 3-4 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना ओपिनियन दिया और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस ओपिनियन की पुष्टि करते हुए डायरेक्शंस दिए। अब जब डायरेक्शंस दिए तो उसके बाद जो विशेषज्ञों की टीम है वो मौके की जाँच कर रही है और उनको एक निश्चित मियाद के अंदर, एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर वो रिपोर्ट अपनी ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट करनी है। तो इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन टेक्निकल पॉइंट्स को तो टीम ही देख सकती है, लेकिन लीगल जो फैक्ट्स हैं, लीगल फैक्ट्स में वहाँ का सर्वे माननीय न्यायालय को कराने का अधिकार है। और ऐसे किसी भी संपत्ति का, जिस संपत्ति पर कोई विवाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होता है तो उसमें माननीय न्यायालय को जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जांच कराने का अधिकार है। यहाँ पर कुछ विधि व्यवस्थाएं इस तरह की भी हैं कि जो भी जांच होगी उस जांच का जो आख्या आएगी उस आख्या पर माननीय न्यायालय अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एविडेंस के रूप में किसी भी कंटेंट को कंसीडर करना है, यानी एविडेंस के रूप में उसको मंगाना और उसको स्वीकार करना, इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के भी अपने कई व्यूज़ हैं, कई केसेस में ऐसा आया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण
माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उनका अनुपालन और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का जो आदेश है उसका अनुपालन करना है। उस पर विशेषज्ञों की टीम द्वारा जो जांच की जा रही है उस जांच में चाहे कार्बन की कोडिंग से वो अपनी रिपोर्ट को मंगाएं या जो वहाँ पर निर्माण है उस निर्माण की उम्र की कोई दूसरी पद्धति, जिस पद्धति से उम्र के बारे में, वहाँ पर अवस्थिति के बारे में, वहाँ पर जैसा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी में आ रहा है कि वहाँ पर दीवालों में कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ वहाँ पर त्रिशूल जैसे चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी है वो ये टीम सर्वे करेगी। सर्वे करने के साथ इसकी एक आख्या बनाएगी, उस आख्या के साथ में वो रिपोर्ट अपनी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगी, जिस पर माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं गोरखपुर से, शीला, वो जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ मैडम। जी शीला जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, क्या है ना, मेरा गोरखपुर से मेरे आदमी बहुत पीने खाने में थे और 2017 से ये लोग आखिर लोग हैं कुछ खिलाने लगे और वो दिमागी सही नहीं थे और क्या किए लोग 1000 2000 देकर 500 देकर के और 2022 में लोग ये लोग मेरा खेत एक बदला 2 खेत हमारा लोग बनामा करवा दिए। जब ऑनलाइन हुआ तब हमको पता चला एक का, तब हम फिर गए वकील से बात किए, वकील सही से किया नहीं और 4 महीने के बाद दूसरा भी मालूम पड़ गया थे, दूसरा भी बैनामा हो गया समय और हम कुछ कर नहीं पाए। जब दूसरा किसी किए तो लोग धमकी देने लगे, तुझे जान से मार देंगे, तुझे गोली मार देंगे और मेरे खेत में लोग हल्ले नहीं दे रहे हैं लोग। तो मैडम बताइए नहीं क्या करें हम तो। देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो आपको धमकी दे के कानूनी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको तुरंत एक शिकायत पोस्ट ऑफिस से आप रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट से, कैसे भी आप एक शिकायत ज़रूर भेजें। साथ ही साथ आप अगर कंप्यूटर आप जानती हैं चलाना या आप मोबाइल चलाना जानती हैं या आसपास आपके कोई कैफ़े हो तो उसमें आप बैठ के मुख्यमंत्री पोर्टल, मुख्यमंत्री महोदय का एक पोर्टल है जिसमें कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो उसको बहुत ही संजीदा तरीके से गंभीरतापूर्वक उस पर जांच होती है और कार्रवाई होती है। तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर, अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो यूपी सीएम महोदय का जो पोर्टल है उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट में भी रह रहे हैं तो आप यूपी सीएम महोदय का जो पोर्टल है उस पोर्टल को ऑनलाइन आप ओपन करके या ओपन करा के उस पर आप कंप्लेंट अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। पहला तो आपको क्रिमिनल साइड का डिफेंस ये लेना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ये विषय जो आपने कहा कि आपके पति को यानी आपके हस्बैंड को जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो उनको लीकर और इस तरह के कुछ नशे लेने की आदत थी जिसके प्रभाव में तीसरे पक्ष ने उनको किसी तरीके से बरगलाकर उनको दिग्भ्रमित करके उनसे किसी पेपर्स में साइन करा लिए और एक बैनामा एग्जीक्यूट करा लिया। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो आपके हस्बैंड का जो मेडिकल कहीं से हुआ हो तो उसकी मेडिकल की आप रिपोर्ट या मेडिकल के जो पर्चे वगैरह हों वो आप अपने पास इकट्ठे करके रखिए, जिसमें उनका इलाज क्या चल रहा है, उनका दिमाग का इलाज चल रहा है या उनका कोई और ऐसा शारीरिक स्थिति है जिस पर उनका इलाज चल रहा हो और उस इलाज के माध्यम से ये प्रूफ हो सकता हो कि उनकी मना स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरा, यदि उनका, मैं इसमें और भी एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ, अगर ये लगता है आपको कि उनको ड्रिंक करने के बाद उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती तो आप उसकी रिपोर्ट भी मेडिकली जाँच करा के ले सकते हैं। इस रिपोर्ट को लेने के बाद आप न्यायालय में जो बैनामा हुआ उसकी पक्की नकल आपको लेनी चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी न्यायालय में सर्टिफाइड कॉपी आपको नहीं मिलेगी। जहाँ पर रजिस्ट्री हुई है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ से आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ेगी। वो किसी भी एडवोकेट द्वारा 10 रुपीज़ के स्टैम्प के साथ में एक एप्लीकेशन दी जाती है, सर्टिफाइड कॉपी आप ले सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी लेने के साथ अब आपके पास 3 बिंदु हो गए। पहला तो आपको क्रिमिनल साइड में कंप्लेंट करनी है, यानी जो आपको डरा धमका लोग रहे हैं उसमें शिकायत करनी है। दूसरा, आपको अपने हस्बैंड के बारे में जो उनका इलाज चल रहा है उसके आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। तीसरा, आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है जो उन लोगों ने बैनामे करा लिए हैं आपके हस्बैंड से। इन पेपर्स के साथ में अगर आप सेल जो हुई है, जो डीड हुई है, उसके कैंसिलेशन का सूट फाइल करते हैं माननीय न्यायालय में, तो निश्चित रूप से बैनामा कैंसिल होने में आपको इन
एविडेंस के माध्यम से बहुत सपोर्ट मिलेगा और बैनामा कैंसिल हो सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए। आप केस में जो सीपीसी के प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजंस हैं, उसके अकॉर्डिंग किसी भी अच्छे वकील के माध्यम से बैनामा शून्य करने के लिए मुकदमा दाखिल करिए, वाद दाखिल करिए, और निश्चित रूप से न्यायालय में इस तरह का वाद आप दाखिल करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और इस बीच एक और दर्शक है रघुविंदर सिंह पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। जी, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ जी सर, किसी व्यक्ति ने ना जानबूझकर गलत डॉक्यूमेंट नक्शा लगाकर जमीन का स्टेटस क्यों हासिल किया था मेरी जमीन पे। उन्होंने सर षड्यंत्र के तहत ये काम किया, फिर उसने मेरी जमीन को उगा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया फसल को, तो फिर उसने केस चलने दिया कोर्ट में। हमने पुलिस की कार्रवाई करवाई, केस चल रहा था, 3 साल चला, वो हार गए केस। अब उन्होंने सर, अब हम इसमें हमारा खर्चा भी हुआ बहुत, तो 3 साल लगे, मानसिक परेशानी भी की। गलत उसने डॉक्यूमेंट पे स्टेटस क्यों लिया था, जानबूझ के षड्यंत्र किया। आज हमें अब न्याय, वो केस हार चुके हैं, हम क्या करना चाहिए जिससे उसको इसका गलत केस का भुगतान किया वो करे, और दूसरा हमें जो पैसे की बर्बादी हुई, मानसिक बर्बादी हुई, उसका भी उसको पता जानकारी हो भी कैसे गलत केस किया जाता है कोर्ट में। हमें इस पे क्या करना चाहिए सर। रघुविंदर सिंह जी, आप के साथ जो विगत 3 वर्षों में यानी लास्ट 3 ईयर्स में जो आपके साथ में आपका हैरेसमेंट हुआ है, उसमें मेंटल हैरेसमेंट भी हुआ है, फाइनेंशियल आपके लॉसेस भी हुए हैं और सोशल हैरेसमेंट भी आपका हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो केस हार चुके हैं, तो आप डिफेमेशन का, आपके जो लॉसेज हैं उनके क्लेम का आप सूट फाइल कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में। आप अगर डिफेमेशन का और लॉसेस का केस फाइल करते हैं तो निश्चित रूप से केस, चूँकि वो केस उनके अगेंस्ट में हो चुका है, तो ये एविडेंस के माध्यम से प्रूव तो हो ही गया कि उन्होंने जो कंटेंट्स प्रेजेंट किए थे वो कंटेंट्स कहीं ना कहीं फेक थे। यानी उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिस एविडेंस के माध्यम से वो ये प्रूफ कर सके कि उनका केस सही था। और आपका केस जो आपने प्रेजेंट किया वहाँ पर एज आ रिप्लाई, एज आ काउंटर, जो भी आपने प्रेजेंट किया उसमें आपको सफलता मिली और उनके केस को डिस्पोजल कर दिया गया, उनके अगेंस्ट में ऑर्डर हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप डिफेमेशन एंड लॉसेस का केस कर सकते हैं सिविल साइड में। साथ ही साथ आप डिफेमेशन का क्रिमिनल केस भी इनके अगेंस्ट में कर सकते हैं। सेक्शन 500 आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको डिफेम किया इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आपको समाज में बहुत जगह आपकी बुराई, क्योंकि डिफेम के लिए बहुत ही क्लियर लॉ है कि आप सामाजिक रूप से आपका अपमान कहीं ना कहीं हुआ हो, तो आपको ये देखना है। लॉसेस के लिए तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, और अगर आप क्रिमिनल केस भी करना चाहते हैं तो आप डिफेमेशन का सूट उनके अगेंस्ट में कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट कोई लगाया है तो आप उस फेक डॉक्यूमेंट की, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया होगा केस के ट्रायल के समय, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रेजेंट किया होगा वो अगर फैब्रिकेटेड है तो आप उनके खिलाफ उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उनको गंभीर सजा के प्राविधान हैं। आप चाहें, अगर फेक डॉक्यूमेंट है और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है जो उनके द्वारा बनाया गया, यानी कूटरचित दस्तावेज है उनके द्वारा बनाया गया और उसको प्रेजेंट करके कोई केस चलाया गया है, तो आप उसकी पक्की नकल लेके उनके खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 आईपीसी के अंतर्गत, जो बहुत ही गंभीर धाराएं हैं। और इनमें कोई भी कूटरचित दस्तावेज तैयार करा के कोई भी ऐसा लाभ लेता है जिस लाभ को वो नहीं ले, उसको नहीं मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। आप तीनों प्लेटफॉर्म पे तीनों तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, डिफेमेशन की कार्रवाई भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ मुकेश छत्तीसगढ़ से एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है, बट हमारे साथ आर.के. शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो सर। जी नमस्कार जी। हाँ, मेरी एक मल्टी है। आर.के. शुक्ला जी, कृपया करके अपना प्रश्न पूछें, और अगर टीवी ऑन है तो उसे बंद कर दें। हाँ, मेरी एक मल्टी है, उसमें हमने एक फ्लैट बेचा था। उसमें जो रहने वाले आए हैं वो
12 से लेके 20 के बीच उस मल्टी 3 BHK के फ्लैट में रहते हैं और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस वो 2 साल से नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपके बिल्डिंग में कोई फ्लैट जो आपने सेल किया और उसमें फ्लैट में इतने लोग रहते हुए आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, फैमिली में तो किसी के कितने भी लोग हो सकते हैं, उस पर आपने किसी कोई फ्लैट अगर सेल कर दिया है तो ये लिमिटेशंस नहीं हो सकती कि वहाँ 2 लोग रहेंगे कि 4 लोग रहेंगे। लेकिन उन लोगों द्वारा कोई अगर न्यूसेंस किया जाता है तो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके वो कॉमन सोसाइटी है, कॉमन सोसाइटी में कॉमन फैसिलिटीज़ भी होती हैं। आपने एक पानी की बोरिंग करा रखी होगी, एक टंकी से उनकी सप्लाई होती होगी, आप कॉमन बिजली का मीटर होगा जिससे कॉमन रास्तों पर उसका इस्तेमाल वो करते होंगे, पार्किंग होगी, गार्ड्स होंगे, बहुत सारी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं जिन कॉमन फैसिलिटीज़ को वो उपभोग करते होंगे। और उसका अगर वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहे हैं तो आपकी जो बिल्डिंग की सोसाइटी है उनकी तरफ से उनको लीगल नोटिस दे के उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई की जा सकती है। आप ऐसे जो भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनको आप नोटिस दे सकते हैं और नोटिस देने के साथ रिकवरी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ आप रिकवरी के केस में ही उनकी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को वो ना ले, इस बात के लिए रोकने का, स्टे का यानी निषेधाज्ञा का उपशम भी ले सकते हैं। इंजंक्शन ऑर्डर भी आप ले सकते हैं कि वो उपभोग ना करें। तो जैसे ही आप इस तरह की लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे वो आपसे सेटलमेंट करेंगे और सेटलमेंट करके आपका जो भी मेंटेनेंस है मंथली वो आपको पे करने लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ मुकेश छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मुकेश जी, अपना प्रश्न पूछिए। मुकेश जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। और वकील आपका में हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों की, चाहे वो ज्ञानव्यापी का मसला हो या फिर राहुल गांधी का। चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुंबई से एक दर्शक हैं जुड़ चुके हैं, बसंत। बहुत बहुत स्वागत है और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर आपके पास आ गया होगा मैडम, बहुत जरूरी बात है और बहुत विकलांग हूँ और मैं आपको बहुत जरूरी बात समझाना चाहती हूँ। आप हमारी हेल्प कर सकते हो तो आपको मैं बताऊँ। बसंत जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करें आप। हाँ जी, आप ये जो मैंने अभी टीवी में देखा ना, आपका न्यूज में देखा मैं, और उसमें आपका फोन नंबर आया तो मैंने आपको फोन लेके आपको फोन किया है। प्रश्न है आपका कुछ? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कानून से जुड़ा यदि आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ज्ञानव्यापी मसले में हम बात कर रहे थे कि सर्वे में बिल्डिंग की जांच कैसे होगी, इसमें क्या तथ्य होंगे, किन आधार पर ये जांच होगी, और ये जो लगातार कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ की जा सकती है तो वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा इस समय डिस्प्यूट का मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन इस जांच के लिए हुआ तो जो सर्वे करने वाली टीम है, एएसआई की जो टीम है, उस टीम ने ये अपना पहले ही स्टेटमेंट कोर्ट में दिया कि मैं किसी भी तरह से स्ट्रक्चरल कोई भी हम उसमें छेड़छाड़ या कोई भी चेंजमेंट्स नहीं करेंगे। अभी जो बीच में डिस्कशन हो रहा था कि कार्बन कोडिंग करके उसकी एज के बारे में पता करेंगे या वहाँ पर कोई भी ऐसा उसका प्रमाइसिस का पार्ट लेंगे जिस पार्ट की जांच करके वो अपनी रिपोर्ट देंगे, जिस तरीके से पुरातत्व विभाग द्वारा जांच की जाती है किसी भी पुरातात्विक प्रभाग की, यानी किसी भूमि की, भवन की। तो यहाँ पर माननीय न्यायालय, जो कि बहुत ही संवेदनशील ये इशू है, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट भी बहुत ही सजगता से इसको वॉच कर रही है कि इसमें ऐसा क्या क्या होना चाहिए जिससे दोनों पक्षों के बीच में न्याय हो सके। तो ऑनरेबल कोर्ट का जब इस तरीके से सुपरविज़न हो रहा है तो निश्चित रूप से जो जांच करने वाली टीम है उस टीम को इन सारी बिंदुओं पर बहुत ही गहनता से अवलोकन करना पड़ेगा। पहला तो ये कि उन्हें जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ऐसा डायरेक्शन कोर्ट ने दिया। साथ ही साथ जो प्रभाग है उस प्रभाग में वॉल पे, जो फ्लोर है उस पे, या जो छत की तरफ जहाँ भी जो भी स्थितियाँ मिलती हैं या जो भी चित्र आदि मिलते हैं या जो भी वहाँ पर कोई भी निशान मिलता है या एज के बारे में कोई भी अगर उन्हें
पार्ट चाहिए प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी से वो एज की अवधारणा कर सकें, तो उसके लिए उनको ऐसा रिपोर्ट बनानी है, ऐसी जांच करनी है जिसमें किसी भी तरीके से उस प्रमाइसेस में जो कॉन्स्ट्रक्टेड एरिया है वो कॉन्स्ट्रक्टेड एरिया किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, क्योंकि यहाँ पर दो समुदाय की आस्था का प्रश्न है जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हो रहा है। और दर्शकों को यह भी मालूम है कि इससे पहले इसी तरह का एक सर्वे जब अयोध्या में भगवान रामलला के स्थान के बारे में जांच हो रही थी, तब भी माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह की एक भौतिक जांच कराई गई थी जिसमें वहाँ की जो फिजिकल पोजीशन है उसकी रिपोर्ट आ सके। इसी प्रकार ये ज्ञानवापी मामले में भी जो जांच कराई जा रही है, तो एएसआई की जो टीम है इसमें जो वैज्ञानिक अपनी जांच कर रहे हैं उनमें उन्हें इस तरीके से जांच करनी है कि पूरे प्रमाइसेस में कहीं पर भी किस तरह की छेड़छाड़ ना हो। अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से जैसी सूचना आ रही है कि जब तहखाने में ताला खुलने के बाद टीम गई तो उन्होंने वहाँ दीवार में कुछ ऐसे चिन्ह देखे जो चिन्ह का उन्हें फ़ोटोग्राफ्स लेने थे, उनके बारे में उन्हें पता करना था। उसमें एक त्रिशूल का चिन्ह भी था या कुछ आकृतियाँ ऐसी बनी हुई थी जो लगती थी कि देवी देवताओं की आकृतियाँ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब आख्या को, इन सारी रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके टीम द्वारा जो रिपोर्ट फाइनल ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी, उसके आधार पे कोर्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए व्यू देगी कि भाई ये रिपोर्ट है, इसके आधार पर इसमें ये लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तो जो टीम का सर्वे है उसमें बिल्डिंग को बिल्कुल भी कहीं टच करने का कोई भी डायरेक्टिव्स नहीं दिए गए हैं, यानी जो टीम है वो बिना प्रॉपर्टी को टच किए उसके सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके ऑनरेबल कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। ऐसा डायरेक्टिव्स है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। बिल्कुल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं राजकुमार जी, पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हमारा प्रश्न है पार्टीशन सीट की है हमारा। राजकुमार जी प्रश्न पूछिए। हमारा एक पार्टीशन सीट किया है, विपक्ष जो है वो तो कागज नहीं जमा कर रहा, जो लोग सब लीज देके वो लोग उठा रहा और हम लोग किराया में। राजकुमार जी सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए और उसके बाद अपनी बात को फटाफट पूरा करिए। क्या किया जा सकता है? देखिए आपका कहना है कि आपने कोई पार्टीशन सूट फाइल किया है जिसमें अपोजिट पार्टी कोई भी रिकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं कर रही है या ऑनरेबल कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपने जो सूट फाइल किया है उसमें आपने अपने सारे एविडेंस लगाए होंगे, आपके जो एविडेंस हैं उन एविडेंस के सपोर्ट में आपने कोई लीगल प्रोसीडिंग्स की होंगी। और सेकेंड पार्टी यानी डिफेंडेंट अगर ऑनरेबल कोर्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा और कोर्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोर्ट उनके द्वारा जो भी एविडेंस दिए जाने हैं उनको कोर्ट समन कर सकती है, बुला सकती है। लेकिन उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में देनी पड़ेगी कि जो भी रेलिवेंट फैक्ट हैं उन फैक्ट के अकॉर्डिंग जो एविडेंस है उन एविडेंस को समन कर लिया जाए। दूसरी इम्पॉर्टेंट इशू इसमें, सेकेंड इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है कि जो आपका केस है उस केस में अगर सेकेंड पार्टी नहीं आती है तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन विद एफिडेविट कोर्ट में देकर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में कराते हुए आपका जो रिलीफ है उस पर डिक्री करा सकते हैं। तो आपको अपने केस को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। और आपके केस में अगर सेकेंड पार्टी आपके केस का बिल्कुल भी उसमें इग्नोरेंस करते हुए कोर्ट का सपोर्ट नहीं कर रही है तो कोर्ट उनके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री कर सकती है। लेकिन आप दोनों स्टेजेस में अपनी एप्लीकेशन एफिडेविट देके ऑनरेबल कोर्ट से इस बात के लिए रिलीफ सीख करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक दर्शक है जमशेद हरियाणा से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिरंगी महल लखनऊ द्वारा एक फतवा दिया गया है डाइवोर्स का, तो क्या फतवे के हिसाब से डाइवोर्स हो जाता है या नहीं होता है फतवे के लिए? आपसे मेरा निवेदन है, आपने डाइवोर्स के केस के बारे में बात की, किस आधार को, वो आधार का जो शब्द है आपका स्पष्ट नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है पुनः उस प्रश्न को दोहराइए। सर हमारी मिसेज ने जाके वहाँ पे कहा कि मैंने इनको कहा कि मेरा ख्याल रखें
तो मैंने जवाब दिया कि मुझसे कोई मतलब नहीं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो वहां से मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि अगर आपके हस्बैंड ने ऐसे ऐसे कहा था तो आपका डाइवोर्स हो गया, औरत जो है वो निकाह से निकल चुकी, वो दूसरी शादी कर सकती है। नहीं, देखिए, जो शरीयत है, जो मुस्लिम लॉ है, उसका अनुपालन दोनों पक्षों को करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर यदि किसी मौलवी साहब द्वारा कोई फतवा जारी किया गया है या उनके द्वारा कोई ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिसमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाए, तो विधि अनुसार ये स्वीकार नहीं है। तलाक की जो व्यवस्था है मुस्लिम लॉ में, वो तलाक की व्यवस्था का पालन जिस तरीके से हस्बैंड के लिए बाइंडिंग्स हैं, आज के समय में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, चाहे शरीयत की बात करें या मुस्लिम लॉ की बात करें, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें तलाक की जो भी बाइंडिंग्स हस्बैंड के लिए हैं, उसी तरह की बाइंडिंग्स वाइफ के लिए भी हैं। आप अपने हस्बैंड को छोड़ के अगर कहीं रह रही हैं और वहाँ आपने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, या डाइवोर्स आप चाहते हैं और आपने डाइवोर्स लेके कहीं और शादी करने का मन बना लिया है, तो ये जो प्रोसीडिंग है वो लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इसमें प्रॉपर अपना रिप्लाई फाइल करिए। अगर आप चाहते हैं कि डाइवोर्स ना हो और आप रिप्लाई अगर फाइल करते हैं, तो मुझे लगता है लीगल एस्पेक्ट्स जो भी हैं उनके लाइट में कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देगी। आपको बस फैक्ट, अपने लीगल एस्पेक्ट्स सबके सपोर्ट में एविडेंस देते हुए कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल है पुणे से, बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अनिल जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरा एक सवाल है। अनिल जी, सबसे पहले तो अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। कम किया मैडम। जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरा एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। हम डेली रायपुर या इधर जगदलपुर जाते हैं, कंटिन्यू रहते वो लाइन में। पर लेकिन वो आरटू, अपना चितौला आरटू चेक पोस्ट पे आते, अभी वो प्याज भर के आते डेली। ऐसा कुछ दूसरा तो माल नहीं हमारे पास, महाराष्ट्र हम ओनली प्याज ही भर के आते हैं उधर। वो चितौला बॉर्डर पे थोड़ा हाइट आया तो उनको 1000 रुपए का पर्ची दो, खाली बिली दादागिरी करके पैसा वसूल रहे। और पुलिस वाले बिन लेने का नहीं, देने का नहीं, कुछ नहीं। 200 रुपये हर पुलिस वाला एंट्री क्यों ले रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखिए, जो आपने प्रश्न किया है ये एक आम समस्या भी हो सकती है, क्योंकि आप नॉर्मल एक ट्रांसपोर्टर हैं, आप अपनी व्हीकल को लेके जाते हैं, जो भी गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए हैरेसमेंट ही एक तरीके का, ये चाहे पुलिस द्वारा किया जाए या लोकल किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाए। तो आप इसमें अगर आप अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, तो आप किसी सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की तरफ से ये कंप्लेंट आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर की जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो उसको ऑफिसर्स बहुत ही संजीदा तरीके से, गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इस देश के विकास में धुरी के रूप में हैं। आप द्वारा अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा तो बहुत समस्याएं समाज के सामने आ जाएंगी। तो ये जो स्टेट टू स्टेट आपका जब इंटर स्टेट आप ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं या कहीं आपको पर्ची कटानी पड़ती है, तो अभी तो देखिए पूरे देश में टैक्स तो अब एक ही हो गया है। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जो गुड्स हैं उन पर जीएसटी देने के प्रोविजन से पूरे देश में एक जीएसटी का कानून है। साथ ही साथ स्टेट के कुछ स्पेशल टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पर्ची कटाना और 200, 500, 1000, 2000 रुपये देना, ये निश्चित रूप से एक अपने आप में जो क्राइम भी इसे हम कह सकते हैं। साथ ही साथ ये करप्शन जिसकी कंप्लेंट आप पीएमओ में भी कर सकते हैं, आप गृह मंत्रालय में भी कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी आप अपनी रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन आप जब सर्च करेंगे तो आपको तीनों पोर्टल दिख जाएंगे। उन पोर्टल पे अपनी आप कंप्लेंट अगर रजिस्टर्ड करते हैं तो निश्चित रूप से आपके इस तरह के जो आपके साथ बर्ताव होता है इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से नरेंद्र है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
मैडम मेरा वकील साहब से पूछना ये है कि मेरा जो है 3 बीघे का पशुचर में पट्टा है, और उस पट्टे का जो मामला है वो बुलंदशहर उसमें मेरठ कमिश्नरी में विचाराधीन है, और तहसील से ये बताया जा रहा लेखपाल द्वारा कि पशुचर जो जमीन है उसमें आपको जो है नाम खत्म कर दिया जाएगा और ये पशुचर में जमीन चली जाएगी। तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि अगर मामला विचाराधीन है वहाँ, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि जो है पट्टेदार को पशुचर की भूमि से नाम काट दिया जाएगा? देखिए, जो रेवेन्यू कोड है उसके जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग किसी को किसी उद्देश्य के लिए अगर वो पट्टा दिया गया है भूमि का, तो उस उद्देश्य की पूर्ति और उस पट्टे में दिए गए समय के अनुसार उसका अपना वहाँ पर लीगल पोजीशन रहता है, चाहे वो कस्टोडियन के रूप में हो। अगर लंबे समय तक पट्टा चला आ रहा है तो श्रेणी को भी निर्धारित करने का भी आपने न्यूज़ पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चेंजमेंट किए हैं। उन चेंजमेंट्स में जो पट्टा धारक हैं उन पट्टा धारकों के क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों में क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उनके पट्टे कैसे बहाल रह सकते हैं। साथ ही साथ श्रेणी को डिसाइड करने की अब जो राइट दिए गए वो कमिश्नर महोदय को दे दिए गए हैं कि कमिश्नर महोदय ही श्रेणी का निर्धारण करेंगे। तो वहाँ पर श्रेणी कौन सी है, आपकी श्रेणी का है, आपका संक्रमणीय भूमिधर है, इस तरह के जो भी आपको रिलीफ हैं। अभी आपने कहा कि पशुचर की भूमि है, यानी वो जीएस लैंड थी, इसमें पशुचर के रूप में रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो दर्ज है। तो जब वो पशुचर की या खलिहान की या तालाब की या कोई भी ऐसी जीएस लैंड, जिसलिए जीएस लैंड पे ग्राम सभा की भूमि पर आपको पट्टा दिया गया, तो पट्टा का उद्देश्य क्या है और कितने समय के लिए दिया गया है, ये 2 विधिक प्रश्न हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि कमिश्नर महोदय के समक्ष जो आपकी अपील चल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके अगेंस्ट में लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम महोदय के स्तर से आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर हुआ है, तभी आपने कमिश्नर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। लेकिन आप अगर इन कंटेंट्स के साथ में कुछ इसमें अथॉरिटीज़ भी हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उन अथॉरिटीज़ के साथ में अगर आप अपने एडवोकेट के माध्यम से अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो पशुचर की भूमिका आवश्यक नहीं है कि उसका पट्टा निरस्त करते हुए उसको गवर्नमेंट में निहित कर दिया जाए, यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पर आपकी उपयोगिता, आपकी आवश्यकता भी एक विधिक प्रश्न है जिसका अवलोकन माननीय न्यायालय को करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सुशांत है मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी सिस्टर की कजन सिस्टर की शादी हुई लगभग 1.5 महीने पहले, और कुछ समय बाद पता चला है कि जो उनके हस्बैंड हैं उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर थोड़े सवाल उठे हैं, और ये पता चला है कि वो गे समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो इस चीज को लेके घर में काफी परेशानी बनी हुई थी। ये जिसने बताया है वो खुद ऐसे काफी केसेस में काम कर चुके हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों को एक्सपोज कर चुके हैं जो गे होने के बावजूद शादी कर लेते हैं किसी लड़की से, उसके खानदान हम लोग चाहते, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब इसके अगेंस्ट हमें लीगल एक्शन कब लेना पड़ेगा, और क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऑन पेपर्स भी ये शादी पूरी तरह नल एंड वॉइड हो जाए, और अभी 1.5 महीने ही हुए हैं, तो इस केस में वकील साहब हम लोग कैसे आगे बढ़ें? जैन साहब, जो आपने ग्राउंड बताया है मैरिज के बाद का, वो ग्राउंड एक पर्याप्त आधार है जिस आधार पे आप दोनों के जो वैवाहिक रिश्ते हुए हैं उसको शून्य करने की कार्रवाई कर सकते हैं, यानी आप डिजर्सन की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अब आपको जो आपका ये आधार है, ये आधार हम लोग जब केसेस करते हैं तो उन केसेस में इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग किस आधार पे डाइवोर्स का केस लेके आ रहे हैं या विवाह को शून्य करने का केस लेके आ रहे हैं। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सेक्शन 12 में ये प्रोविज़न है। आप सेक्शन 13 में अभी ना जाएं क्योंकि शादी का आपका 1 साल हो जाए उसके बाद डाइवोर्स प्रोसीड कर सकते, लेकिन 12 में ये फैक्ट कंसील करके शादी की गई है। अगर आप इसको आधार बनाते हुए न्यायालय के समक्ष इस विवाह को शून्य करने की कार्रवाई करते हैं तो आपको रिलीफ कोर्ट से मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आपसी सहमति से दोनों पक्ष आपस में डाइवोर्स लेना चाहते हैं
तब भी ये एक पर्याप्त आधार है। और आपसी सहमति से अगर नहीं लेना चाहते हैं, आपके कज़िन यानी आपकी जो कज़िन सिस्टर है उसकी तरफ से जो केस आप करना चाहते हैं, उसके पास भी ये पर्याप्त आधार है कि वो इस तरह का डाइवोर्स ले लें। लेकिन आपसी सहमति से अगर कोई दोनों के बीच में डाइवोर्स की प्रोसीडिंग होती है तो वो इजीली और जल्दी निपट जाएंगी। उसमें जो ड्यूरेशन है 1 ईयर का, उस ड्यूरेशन को एग्जेम्पशन करने का राइट भी कोर्ट को है, जिसके लिए स्पेशल लीव आपको कोर्ट से लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एप्लीकेशन विद एफिडेविट कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। तो आप तीनों प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। इसमें आपको इस ग्राउंड के साथ में लीगल प्रोसीडिंग करने से बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी किसी विधिक सलाह की आवश्यकता है तो आगे आप निश्चित अपना दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि राहुल गांधी के केस पे न्यायालय ने जो विचार दिया है वो क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी का जो केस है, उस केस में एक शब्द जो जाति सूचक है, उस शब्द का उन्होंने सार्वजनिक सभा में उपयोग किया, जिस पर उनको गुजरात के माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया। उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस दंड की पुष्टि कर दी। और पुष्टि करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उस आदेश में यह जो इशू है, इस इशू पर बहुत ही क्लियर व्यू दिया अपना कि लोअर कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिस समय इन बिंदुओं का अवलोकन किया, तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी भी सेक्शन में सेक्शन 153A की अगर हम बात करते हैं, 153A में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग 3 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। अब किसी एक्यूज ने अगर इस तरह का अपराध किया है तो उसको 3 साल की मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है, लेकिन वो 3 साल से कम भी दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू पहला तो यही है कि एक्यूरेट अगर 2 ईयर का पनिशमेंट है तो 2 ईयर का पनिशमेंट ही क्यों दिया गया, वो पनिशमेंट 1 दिन 2 दिन कम भी हो सकता था। तो इसका स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए था। स्पीकिंग ऑर्डर होने से ही किसी भी ऑर्डर की जो ग्रेविटी है वो स्पष्ट दिखाई देती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर व्यू इसमें देते हुए राहुल गांधी को जो रिलीफ मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो बेसिक आधार ही यही है कि जो लोअर कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, उसमें उन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर इस इशू पे नहीं किया कि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया जाए। पनिशमेंट मैक्सिमम से मिनिमाइज भी हो सकता है, वो कुछ समय कम भी दिया सकता है, क्योंकि यहाँ पर पनिशमेंट आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं, जो सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑनरेबल कोर्ट में, उसमें एविडेंस के अकॉर्डिंग जो कोर्ट का जजमेंट आता है उसमें डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, यानी स्वविवेक होता है माननीय न्यायालय का कि वो इन सारे बिंदुओं के आधार पर जो एक्यूज हैं उनको पनिशमेंट किस तरीके से दें। उनको सज़ा का प्रोविज़न है, साथ में दंड जो आर्थिक दंड है उसका भी प्रोविज़न है। तो ये आर्थिक दंड ही सिर्फ दें या सज़ा का जो प्रोविज़न है सज़ा दे दें या दोनों दे दें, इन सब पे माननीय न्यायालय का ही स्वाविवेक माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो राहुल गांधी का केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्लियर व्यू अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी लॉ के जो व्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लोअर कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये डायरेक्टिव्स दिए कि इस पर इन बिंदुओं पर स्पीकिंग ऑर्डर क्यों नहीं किया गया। अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं किया गया तो इस ऑर्डर का प्रभाव अभी एक्यूज पर नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए कोर्ट द्वारा ये रिलीफ उनको प्रदान किया गया। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं पंजाब, जहाँ पर भूपेंद्र सिंह क्या कुछ माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ एक दर्शक भूपेश जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी दर्शक जुड़ चुके हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है जी, अगर किसी क्रिमिनल केस में 323 के अंडर डॉक्टर ने एमएलआर काटी है और डॉक्टर कोर्ट में अपने बयान नहीं करवाता तो वो एमएलआर वैलिड है या नहीं? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्रश्न को आप रिपीट करें प्लीज। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये है जी, अगर आईपीसी की धारा 323 के अंडर डॉक्टर ने किसी अपने कंप्लेनेंट का एमएलआर काटा है और कोर्ट में डॉक्टर अपीयर नहीं होता,
और फार्मासिस्ट को भेज देता है, उसमें वो MLR वैलिड है या नहीं सर? देखिए, किसी भी डॉक्टर ने कोई भी अगर ऑफेंस किया है जिसमें आपने कहा कि आईपीसी का सेक्शन 323 आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध किया है, तो निश्चित रूप से अपराध जो किया गया है उस अपराध की प्रकृति, उसके नेचर पे, उसके जो नेचर में कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, या उसमें जो पनिशमेंट है उसका क्या प्रोविज़न है। कोर्ट द्वारा अगर इस तरह के किसी भी केस में किसी एक्यूज़ को समन किया जाता है या किसी एक्यूज़ को कोर्ट द्वारा समन करने पर एक्यूज़ कोर्ट के समक्ष अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट को ये लीगल राइट है कि एक्यूज़ को वो कोर्ट में समन के बाद बेलेबल वारंट के बाद एनबीडब्ल्यू के बाद में 82-83 की प्रोसीडिंग्स को, जो सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स हैं, उन प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यायालय के समक्ष लेकिन एप्लीकेशन दे के प्रोसीडिंग को आगे, क्योंकि जब भी न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा तो कहेंगे साहब ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें पनिशमेंट मिनिमम है, तो ऐसी परिस्थिति उनको कैसे समन किया जाए। तो वहाँ पर उनके द्वारा अगर इस केस को आधार बना के एक्यूज़ द्वारा कोई केस की ग्रेविटी को और गंभीर किया गया है, यानी कोई और केस कर दिया गया है या उस पर लगातार इस बात दबाव बनाया जा रहा है या डिफेम किया जा रहा है या कोई किस तरह का कोई भी एक्ट किया जा रहा है जिससे कि लगता है कि जो कंप्लेंट करने वाला है वो प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन देकर लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे प्रोसीड करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक है छत्तीसगढ़ से, जीएन साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया है। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि हेट स्पीच के मामले जो हैं वो लगातार कई देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में हेट स्पीच को लेकर क्या कुछ कानून है? देखिए, ये एक ऐसा वर्ड है, लीगल वर्ड है, जो आजकल सोसाइटी में बहुत देखने को मिलता है। लोग अपने जो अभिव्यक्ति के अधिकार हैं, उन अभिव्यक्ति के अधिकारों का वो कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है हर एक के, उसमें हर एक को अपने जाति, धर्म, अपने समुदाय, आप सबके लिए सम्मान पाने का अधिकार है। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर ये आजकल देखने में आता है कि लोग एक दूसरे के जाति धर्म को संबोधित करते हुए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिससे कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष अपमानित होता है या उसके धर्म में या जाति में कहीं ना कहीं इस तरह की अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होने से प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच पे बहुत ही क्लियर लॉ है। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में सेक्शन 153A में प्रोविजंस हैं, जिन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई भी इस तरह का एक्ट करता है तो उनको सज़ा दी जा सकती है। साथ ही साथ कभी भी कोई अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, कोई अपने विचार अगर रख रहा है, तो उस विचार में उनको ये ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से संयमित रहना चाहिए कि दूसरा पक्ष या दूसरी जाति या दूसरा समुदाय या दूसरा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी तरीके से इस तरह की स्पीच देने में नुकसान ना हो, ना सामाजिक नुकसान हो, ना मानसिक नुकसान हो और ना ही किसी तरह का अन्य नुकसान हो। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि लोग आजकल इस तरह की लिमिट को क्रॉस कर ले रहे हैं। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जीएन साहू हैं छत्तीसगढ़ से, एक बार फिर से जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जीएन साहू जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, हाँ मैडम जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एक मकान है और दोनों मकान के बीच में 20 साल पहले से शासकीय रास्ता था और वो रास्ता को मेरे और जो व्यक्ति है, पड़ोसी व्यक्ति, वो कैप्चर कर लिए हैं। जैन साहू जी, अपनी बात को पूरा करिए। हाँ, तो मकान कैप्चर कर लिए हैं, तो उसके बाद में फिर मैं वो तहसील में केस सामने वाले डाले थे, तो तहसील से खारिज हो गया। तो वो खुद ही वो डाले थे, तो तहसीलदार ने सही ठहराया कि रास्ता को छोड़ करके मकान रखना चाहिए। और उसके बाद एसडीएम में डाले तो वो भी खारिज कर दिए, और एसडीएम में खारिज करने के बाद में फिर वो अभी कलेक्टर में डाले हैं। तो दोनों मकान के बीच में ऑलरेडी रास्ता है और धारा 145 लगा करके एक दूसरा एसडीएम आया, तो वो जो है उसको 60 दिन वाला कब्जा बताकर उनको कब्जा में दे दिया है। जबकि मेरे रजिस्ट्री पट्टा में, आबादी पट्टा में, सभी में मेरे दोनों मकान के बीच में एक पतला रास्ता निर्धारित है।
देखिए, आपका जो प्रश्न है वो लीगल प्रश्न इसलिए है कि दो मकानों के बीच में कोई अगर सार्वजनिक रास्ता है जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज है, अब वहाँ पर मकान है तो मकान का मतलब वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। अब एग्रीकल्चर अगर लैंड नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 145 में पोजीशन देने की बात जो कही आपने, 145 में प्रोसीडिंग हुई, 146 में पोजीशन दे दिया, तो ये इलीगल ऑर्डर है। इसके अगेंस्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, आप रिवीजन करके इस ऑर्डर को क्वेश करा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास प्रोविजन है 133 सीआरपीसी का, जिसके अंतर्गत आप कलेक्टर के समक्ष एप्लीकेशन देंगे 133 सीआरपीसी के अंतर्गत, और जो उनका इंक्रोचमेंट है उस इंक्रोचमेंट को हटाने की प्रेयर करेंगे। आपकी तरफ से लीगल प्रोसीडिंग्स प्रॉपर नहीं हुई है, आपकी बातों से ऐसा लगता है। आप 133 में कोई भी सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, कोई किसी की नाली को, कोई किसी के नाले को, कहीं जाने आने का सार्वजनिक रास्ता उसमें कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो 133 की कार्रवाई से आपको बेनिफिट मिलेगा, आप तुरंत 133 सीआरपीसी के अंतर्गत अपने पिटीशन को फाइल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए वकील साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।